जय हिंद दोस्तों अभी कुछ दिन पहले, एक या दो दिन पहले खबर आई, परसों खबर आई बल्कि, कि अमेरिका जो है एक तरीके के टेररिस्ट अटैक से दहल गया। पूरे का पूरा अमेरिका के अंदर, एक पूरी अमेरिका क्यों, पूरे का पूरा यूरोप जो है, अमेरिका, यूरोप, इजराइल, ये सब हिल चुके थे। और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई कि अमेरिका की एक जो यहूदी मंदिर था उसके अंदर एक आतंकवादी घुसा और आफिया सिद्दीकी नाम की जो लेडी है उसको छुड़ाने की कोशिश करने लगा एंड ऑल। अब इसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर चर्चा हुई, बहस हुई, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव असलियत में उस समस्या या जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उससे कम, और उस टेररिस्ट अटैक की जड़ों में जो मानसिकता है उससे ज्यादा है। अब सवाल मैं यहीं से, क्योंकि यहां इस जड़ों को हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर टटोल के निकालेंगे, ढूंढ के निकालेंगे। अब इसी के ऊपर ये वीडियो है, इसी के ऊपर ये डिस्कशन है। तो दोस्तों इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमें आपके साथ की जरूरत है। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाए। और दूसरी दोस्तों एक इंफॉर्मेशन कि हम अपना यूपीएससी पीसीएस से रिलेटेड एनसीईआरटी का कंसेप्टर बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी की मैपिंग की क्लास उसमें स्टार्ट होंगी, एनसीईआरटी प्लस मैपिंग की क्लासेस उसमें स्टार्ट होंगी। तो जल्दी से जल्दी आप लोग एनरोल करवाएं और हमारे इस बैच से जुड़ें। 500 रुपीज पर मंथ की एक बहुत बेसिक अमाउंट की फीस है जो हम आपके चार्ज करेंगे, और उसमें कंप्लीट आपको ज्योग्राफी करवा दी जाएगी जो आपके यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। तो जल्दी जल्दी आप एनरोल कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर असलियत में पाकिस्तान से पहले अमेरिका केस है अमेरिका का, और मामला अमेरिका से जुड़ा हुआ है कि अमेरिका के एक ज्यूज टेंपल के अंदर बहुत ही ज्यादा, मतलब एक टेररिस्ट घुसता है, नाम उसका जो भी हो, मुझे उससे ज्यादा सा लेना देना नहीं है। टेररिस्ट घुसता है और लगभग 4 लोगों को बंधक बना लेता है, हॉस्टेज बना लेता है, और डिमांड करता है आफिया सिद्दीकी नाम की लेडी को छोड़ने का। अब सवाल ये है, इस टेररिस्ट की रूट्स जो हैं ये बिलोंग करता है ब्रिटेन से, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात ये है कि ये रूट्स लेवल पर, या जो इसका फंडामेंटल रूट्स है वो पाकिस्तान से हैं। यानी ये कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मूल का, या फिर ओरिजिन जो है, रूट्स कहें या ओरिजिन कहें, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। अब ऐसे में अगर आप फ्रांस के मामले में भी देखेंगे तो फ्रांस के टेररिस्ट अटैक्स को अगर देखें तो उसकी रूट्स भी पाकिस्तान के अंदर मिलती हैं। अगर आप यूरोप की और जगह पर अगर आप देखते हैं, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसकी रूट्स आपको पाकिस्तान पर मिलती है। इंडिया के तो 100% टेररिस्ट अटैक्स जो हैं उसके रूट्स आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। अफगानिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके रूट्स भी आपको, अफगानिस्तान के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसके रूट्स भी आपको अफगानिस्तान में मिलेंगे। सऊदी अरेबिया के चॉप स्क्वायर के ऊपर पिछले कुछ टाइम के अंदर 2-3 सालों में जिसकी सबसे ज्यादा गर्दन उड़ाई गई है, वो सऊदी अरेबिया के अंदर जिन लोगों की सबसे ज्यादा गर्दन उड़ाई गई है वो पाकिस्तानी है। तो शॉर्ट में अगर आप देखो तो दुनिया का लगभग हर रूट, टेररिस्ट का हर रूट जो है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। और यहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इसे रियासत-ए-मदीना बनाने का सपना दिखा रहे हैं। तो मैं असलियत में इसी चीज के ऊपर आज डिस्कस कर रहा हूं कि असलियत में मामला क्या है, ये रियासत-ए-मदीना क्या है और किस तरीके से है। दोस्तों कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश आप उठाकर देख लीजिए, जो कंट्री यानी देश होता है उसमें हम बात करते हैं एक सोसाइटी की, यानी समाज की। अब जब हम ये बात करते हैं सोसाइटी यानी समाज की, तो इस सोसाइटी यानी समाज को बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा
विजन रखता है या जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है एलीट क्लास। एलीट क्लास देश का जो उच्च वर्ग है, जिसे आप हमारे वर्ण आश्रम व्यवस्था के अंदर जो है ब्राह्मण वर्ग कहो या कुछ भी कहो, ये जो समाज का उच्च वर्ग है जो शिक्षित है, जन्म आधारित नहीं होना चाहिए, ये कर्म आधारित होना चाहिए। जन्म आधारित अगर बुद्धिजीवी वर्ग है, बौद्धिक वर्ग है, उच्च वर्ग है, असलियत में समाज का विकास इसी वर्ग के ऊपर निर्भर करता है। वो समाज कितना सशक्त है या कितना कमजोर है ये उस पर निर्भर करता है। और यहीं से अगर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पर जाएंगे तो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आपको कहीं ना कहीं सर सैयद अहमद खान के फॉर्म में दिखाई देगी, सर सैयद अहमद खान की फॉर्म में दिखाई देगी। मैं वहां से रूट्स को खींच के लाने की कोशिश कर रहा हूं। असलियत में सर सैयद अहमद खान की फॉर्म में जब रूट्स को ढूंढते हैं तो हमें यहां पर नजर आता है कि इन्होंने असलियत में अपोज्ड कांग्रेस, इन्होंने कांग्रेस को ये कह के अपोज किया कि कांग्रेस ने यहां पर डिमांड की है डेमोक्रेसी की, और डेमोक्रेसी के अंदर मेजॉरिटी विंस, यानी कि जो बहुमत है वो जीतता है। और जब बहुमत यानी मेजॉरिटी विंस होगा, जब बहुमत दल जीतेगा यानी जो बहुसंख्यक वर्ग है वो जीतेगा, तो कहीं ना कहीं वही रूल करेगा। और वो जो अगर रूल करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो अगेंस्ट इंटरेस्ट्स ऑफ मुस्लिम, अगेंस्ट इंटरेस्ट्स ऑफ मुस्लिम, इंटरेस्ट्स ऑफ मुस्लिम्स, यानी ये मुसलमानों के जो इंटरेस्ट हैं, हकूक हैं, हित हैं, उनके विरोध में होगा। अब असलियत में ये पहली आइडियोलॉजी है सर सैयद अहमद खान की जो एंटी हिंदू आपको दिखाई देती है, और इसी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पकाया, सपोर्ट किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पकाया और सपोर्ट किया। इसी सैयद अहमद खान की इस एंटी हिंदू आइडियोलॉजी को अक्टूबर 1906 में जब आप देखते हैं तो शिमला डेलीगेशन हुआ था, और शिमला डेलीगेशन के अंदर लॉर्ड मिंटो से जाकर आगा खान से लेकर सारे के सारे लोग मिलने गए। आगा खान से लेकर जितने भी ये मुस्लिम एलीट क्लास था, जो नवाब्स एंड एलीट क्लास ऑफ मुस्लिम्स, एलीट क्लास ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों का जो एलीट क्लास था, जो उच्च वर्ग था, वो लॉर्ड मिंटो से मिलने गया और प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट्स फ्रॉम हिंदू मेजॉरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट्स फ्रॉम हिंदू मेजॉरिटी, यहां पर यह बात की गई फ्रॉम हिंदू मेजॉरिटी, हिंदू मेजॉरिटी से बचाने के लिए मुस्लिम राइट्स को, मतलब मुस्लिम राइट्स को हिंदू मेजॉरिटी से, हिंदू बहुसंख्यकों से बचाने की डिमांड की गई। और यहां पर उस अंग्रेज ने इनको कहा कि आप एक काम करें, एक पार्टी बना लें, और दिसंबर 1906 में इन सारे के सारे जो नवाब्स थे, नवाब्स और जमींदार जो थे, नवाब और मुस्लिम जमींदार जो थे, इन सब ने मिलकर बनाई मुस्लिम लीग। अब सोचकर देखो, इस मुस्लिम लीग ने पार्टी बनाई, और इस पार्टी मतलब ये मुस्लिम लीग पार्टी बनी, और इसका सिंगल डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव था प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट्स इन इंडिया। असलियत में दे वर नॉट थिंकिंग अबाउट इंडिया, दे वर थिंकिंग अबाउट मुस्लिम्स। उनमें से कभी भी किसी ने भी इंडिया के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ मुस्लिम के बारे में सोचा। और यहां पर एक माइंडसेट डेवलप होना शुरू हो गया, एक माइंडसेट ये डेवलप होना शुरू हो गया कि वी आर इन
डेंजर, हम खतरे में हैं, और हिंदू इज अगेंस्ट अस। भाई ऑब्वियस सी बात है, 1906 से लेकर 1946 तक अगर आप लगातार 40 साल लोगों को यह बताएंगे कि वी आर इन डेंजर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्लिम्स में एक एंटी हिंदू माइंडसेट डेवलप होगा और कहीं ना कहीं डर, फियर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ब्रिटिशर्स ने इसी माइंडसेट, अब मुस्लिम लीग को, अब आप कहोगे मुस्लिम लीग के जिस समय पर नेता थे तो वो जिन्ना थे, जब हिंदुस्तान अलग हुआ। तो दोस्तों जिन्ना एक मोटी बुद्धि आदमी था, जो रट्टू तोता तो जबरदस्त था, पढ़ाकू भी हो सकता है, जबरदस्त हो, लेकिन एक बहुत किताबें पढ़ने वाला, बहुत ज्यादा डिग्री लेने वाला व्यक्ति व्यावहारिक होगा और व्यावहारिक सोच रखता होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार ऐसे लोगों को जब सनक चढ़ जाती है तो अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये देश का, समाज का, सब किसी चीजों का बलिदान कैसे चढ़ाते हैं, वो इस हरामी के पार्टीशन वाले प्लान के ऊपर देखो कि असलियत में पार्टीशन ऑफ इंडिया जो हुआ वो इसने नहीं कराया, बस इसे सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सुप्रीम पोजीशन पर देखना था। इस वजह से ये इंसान, क्योंकि सारी अचीवमेंट्स इसे मिल चुकी थी, तो ये इंसान जाकर अंग्रेजों की गोद में बैठ गया और अंग्रेजों ने इसे मुस्लिम लीग की जो नवाबों की पार्टी थी उसके फ्रंट पे ले जाकर खड़ा कर दिया और इतना ज्यादा अड़ियल अपना रवैया दिखाया, इतना ज्यादा अड़ियल रवैया दिखाया कि किसी तरीके से बात ही नहीं करी। यहां पर पार्टीशन ऑफ इंडिया हो गया, पाकिस्तान बन गया। अब प्रॉब्लम यह है कि जब इंडिया और पाकिस्तान बना तो इंडिया के माइंडसेट को अगर आप देखते हैं तो बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन ऐसा था, बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन, बहुत छोटा सा हिस्सा ऐसा था जो ये कहता था कि वी आर समथिंग डिफरेंट, वी आर दिस और दैट। मैक्सिमम जो था वो क्या कह रहा था, मेजॉरिटी वाज सेइंग वी आर इंडियन एंड वी आर फॉर इंडिया, क्योंकि वी आर फॉर इंडिया। अब वी आर फॉर इंडिया, अब सीधी सी बात यह है कि हम भारतीय हैं और हम भारत के लिए हैं, समझे। अब ऐसे में अब भाई मेरे से भी अगर पूछा जाए व्हाट आई एम, तो मेरी कोई रीजनल या कास्ट की आइडेंटिटी नहीं है, मेरी एक आइडेंटिटी है इंडियन, उसके अलावा बस। भाई जिस परिवार में पैदा हुआ वो दैट वाज बाय लक, जिस एरिया में पैदा हुआ बाय लक, हालांकि जिस कंट्री में पैदा हुआ वो भी बाय लक, लेकिन अब मेरे इंटरेस्ट और मेरे भविष्य के इंटरेस्ट इससे जुड़ चुके हैं, तो आई एम फॉर दिस कंट्री, मैं इस देश के लिए हूं। अब यहां पर वी आर फॉर इंडिया, और कहीं ना कहीं कांग्रेस उस समय की, आज वाली नहीं, उस समय की जो कांग्रेस थी उसने यूनिटी ऑफ इंडिया, यूनिटी ऑफ सोसाइटी के लिए काम किया था और इकट्ठा रखने के लिए सब चीजों को बनाए रखा। तो ऑब्वियस सी बात है हमारी जो सोसाइटी थी वो काफी हद तक यूनाइटेड सोसाइटी की फॉर्म में निकलकर आगे बढ़ी, और हमारे जो फोर फादर्स जिसमें जवाहरलाल नेहरू मेन थे, उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन, साइंस एजुकेशन, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया। नतीजा क्या कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज के जो सीईओज हैं वो इंडियंस बैठे हुए हैं, सिलिकॉन वैली जो है वो इंडियंस से भरी पड़ी है, और दुनिया में सबसे बड़ा डायस्पोरा जो है वो इंडियन है, और सबसे ज्यादा वो पैसा भेजने वाला इंडियन है, क्योंकि हमारी एक यूनाइटेड सोसाइटी थी। फ्रैक्शंस को यूनाइटेड सोसाइटी के अंदर ऐसा नहीं है फ्रैक्शंस नहीं थे, ऐसा डिविजन्स थे, फॉल्ट लाइंस थी, डिविजन्स और फॉल्ट लाइंस थी, लेकिन जितनी भी डिविजन्स या फॉल्ट लाइंस थी उन सबको रिड्यूस करने की कोशिश की गई, उसको कम करने की कोशिश की गई, उसे बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई। नतीजा क्या था, हमारे अंदर कभी भी कोई भी फियर फैक्टर डेवलप करने की कोशिश नहीं की गई, हमारे को हमेशा
कॉम्पिटिट करवाने की कोशिश की गई कि हमारे को विश्व गुरु बनना है, दुनिया में सबसे आगे बनना है, और इतिहास से हमें प्रेरणा मिलती रही। अब पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान का जो फोर फादर जिन्ना था वो तो अगले एक साल भर के अंदर निपट गया। 1 सितंबर 1948 में ये तो निकल लिया। अब जब सितंबर 1948 में ये एक्सपायर हुआ, जिन्ना डाइड, तो सबसे पहले मजे की बात यह है कि इसके जितने भी बाकी जितने भी नवाब और रूलिंग क्लास या एलीट क्लास थी, अब सारी की सारी सत्ता जिन्ना के हाथ से निकलकर इस एलीट क्लास, इस रूलिंग क्लास, इस उच्च वर्ग के पास आ गई। और दोस्तों, हमारा इंडिया तो सोशलिज्म से प्रेरित था, और ये जो एलीट क्लास था ये वही नवाब और जमींदार होते थे। अगर आप सबसे पहले इस्कंदर मिर्जा वगैरह की जो रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो वो खुद मीर जाफर के खानदान से रिलेटेड था। यानी सोचकर देखिए, पहला राष्ट्रपति, पहला प्रधानमंत्री और उसके बाद जितने भी लोग बन रहे हैं वो सारे के सारे रूलिंग क्लास से हैं। हमारे यहां जितने भी प्रधानमंत्री बने या बड़े अधिकारी बने, उनमें से मैक्सिमम कोई भी रूलिंग क्लास से नहीं था। सारे लोअर मिडिल क्लास, एलीट क्लास के अंदर भी एजुकेटेड प्रोफेशनल्स थे। जवाहरलाल नेहरू वकील थे, कोई दीवान वगैरह नहीं थे, कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस भी सिंपल फैमिली से थे। तो इंडिया के अंदर इन्होंने आइडियोलॉजी को प्रमोट किया, इन्होंने नवाबों और जमींदारों की एलीट क्लास ने। अब ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान का कंपैरिजन सबसे ज्यादा अगर होगा तो इंडिया से होगा, क्योंकि भाई अलग तो इंडिया से हुए थे, तो कंपैरिजन भी इंडिया से होगा, कंपटीशन भी इंडिया से होगा। अब इन्होंने एक अलग और आसान रास्ता निकाला, और अलग और आसान रास्ता यह था कि भाई असलियत में दो तरीके होते हैं। यहां पर इन्होंने जो घिनौना खेल खेला पाकिस्तानी एलीट क्लास ने, घिनौना खेल ये खेला कि नॉर्मली कभी भी देख लीजिएगा, जो कॉमन मैन यानी आम आदमी होता है, यह आम आदमी हमेशा दो चीजों में कंफ्यूज्ड रहेगा। दो चीजों में हमेशा कंफ्यूज रहेगा। एक तरफ वो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखना चाहता है कि मैं अमीर बनूं, मैं पैसे वाला बनूं, मैं आगे बढ़ूं, और दूसरी तरफ उसकी दुविधा ये होती है कि वो धर्म के मामले में भी भगवान से डरता है, और भगवान अल्लाह इन सब से डर रहा है, तो उनके ऊपर भी भरोसा रखना चाहता है। असलियत में ये जो मामला है ये इमोशनल होता है, और इमोशनल मामले में केवल और केवल फीलिंग आती है, रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं आता। फीलिंग आती है और इसका रियलिटी से कुछ खास लेना देना नहीं होता। धर्म का ये हमेशा याद रखिएगा। धर्म आपको जोश दिलाएगा, धर्म आपको लड़ाएगा, भिड़ाएगा, उठाएगा, पटकाएगा, सब काम करेगा, लेकिन धर्म आपको कमा के नहीं देगा, क्योंकि धर्म आपको सपने दिखा रहा है, जन्नत के, स्वर्ग के, हेवन के। आम आदमी को अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ ले जाना चाहेंगे तो आपको उसको एजुकेशन यानी शिक्षा देनी पड़ेगी, आपको उसे हेल्थ देनी पड़ेगी, आपको उसे हेल्थ फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी, आपको रोड डेवलप करना पड़ेगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, आपको फैक्ट्रीज लानी पड़ेंगी, आपको प्लान करना पड़ेगा, सब चीजें करनी पड़ेंगी, इतना सारा काम। और इसके बाद जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो इससे जो भी मिडिल क्लास डेवलप होगी, मिडिल एंड वर्किंग क्लास जो डेवलप होगी, वो असलियत में फिर मांगेगी राइट्स, और जब वो राइट्स मांगेगी तो कहीं ना कहीं वो एलीट क्लास को चैलेंज करेगी। अब नॉर्मली होता है, अब अगर वो एलीट क्लास पढ़ी लिखी है और जो है निचले तबके से उठ के आई है, तो वो इस चीज को डाइजेस्ट कर जाती है कि ठीक है यार, मैं नहीं तो वो सही। स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है, लेकिन डाइजेस्ट कर जाती है। पाकिस्तान की ये एलीट क्लास इस चीज को डाइजेस्ट करने के मूड में नहीं थी, क्योंकि ये तो नवाब और जमींदार थे, नवाब और जमींदार थे। ऐसे में इस एलीट क्लास ने एक बहुत अच्छा सा रास्ता निकाला।
इस एलीट क्लास ने अच्छा सा रास्ता निकाला कि इसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएं कॉमन मासेस को, तो कोई जरूरत नहीं है, तो हमें इतना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को दिया जाए, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, गिने चुने लोगों को ही दिया जाए और उसके बाद इन सबको धकेल दिया जाए रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर। और इसके बाद जितना एजुकेशन था और जो सब चीजें थी वो सारी की सारी चीजें रिलीजन ओरिएंटेड होनी शुरू हो गई। अब आप अपने मौलाना से कहलवा रहे हो कि धरती चपटी है, और ऐसे वीडियोस मैंने बाकायदा देखे हैं जब आप मौलाना से कहला रहे हो कि धरती चपटी है, और मौलाना आप ही के साइंस और टेक्नोलॉजी और साइंटिस्ट जितने भी टीचर्स हैं उन सबको, साइंस पढ़ाने वाले जितने भी टीचर्स हैं उन सबको बेवकूफ बना के कहता है कि धरती चकोर है, गोल नहीं है, जो गोल पढ़ा रहे हैं वो बेवकूफ है। ऐसे में स्टूडेंट आपने कैसा डेवलप किया? जो स्टूडेंट है वही तो फ्यूचर सिटीजन है, वही तो क्या है? फ्यूचर सिटीजन है, भविष्य का नागरिक है। और यहां पर स्टूडेंट को आपने दी रिलीजियस एजुकेशन, और अगर स्टूडेंट को रिलीजियस एजुकेशन दोगे तो जो सिटीजन जो है वो रिलीजन ओरिएंटेड थिंकिंग लेकर ही पैदा होगा, ओरिएंटेड थिंकिंग लेकर ही पैदा होगा। और अगर वो रिलीजन ओरिएंटेड थिंकिंग लेकर पैदा होगा तो ऐसे में इसके ऊपर जिहाद का असर सबसे ज्यादा होगा, इसके ऊपर कम्युनिटी और इस्लाम कम्युनिटी और उसके साथ साथ रिलीजन का असर सबसे ज्यादा होगा। और क्योंकि इसका माइंडसेट जो है वो रिलीजन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसका माइंडसेट रिलीजन से जुड़ा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा। और क्योंकि पूरे पाकिस्तान की जो फिलॉसफी है, पहले वो फियर फ्रॉम हिंदूज था, पहले तो फियर फ्रॉम हिंदूज था कि भाई हमारे राइट्स हिंदू मेजॉरिटी में सुरक्षित नहीं हैं। अब इस एलीट क्लास ने इस कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी के दिमाग में एक बात भर दी कि फियर फ्रॉम द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया हमारी दुश्मन है, पूरी दुनिया हमारी दुश्मन है। और क्योंकि पूरी दुनिया हमारी दुश्मन है इसीलिए किसी भी तरीके से हमें इस दुनिया से बचना है। अब यहां रिलीजियस माइंडसेट वाला बंदा जो होता है इसके साथ एक समस्या और होती है। रिलीजियस माइंडसेट वाला बंदा जो है, रिलीजियस माइंडसेट जो धर्म के अनुसार सोचता है, उसकी समस्या सबसे बड़ी ये होती है कि वो लॉजिक, वो रीजन, वो आर्ग्यू, वो क्रिटिसाइज, वो फैक्ट्स और एनालिसिस करना छोड़ देता है, और ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी हो जाता है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब जो सिर्फ और सिर्फ जो चला आ रहा है उसी को माने, नई चीजों को ना माने, और कहीं ना कहीं ये ब्लाइंड फेथ करने लग जाता है अपनी रिलीजियस कम्युनिटी के लीडर्स पर। अब ये सब आपके अंदर है नहीं, आप ना तो सोच पा रहे, ना रीजन दे पा रहे, बहस नहीं कर पा रहे, आलोचना नहीं कर रहे, आपके पास फैक्ट्स इकट्ठे नहीं हैं, आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे। आपको जो इस पूरी कम्युनिटी को जो इनके धर्म गुरुओं ने भड़का दिया, ये उसी के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हैं। और क्योंकि ये उसी के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है? उससे असलियत में एक तो फियर फ्रॉम दिस वर्ल्ड, इस दुनिया से डर लग रहा है, उसके बाद लव टू गो टू दैट वर्ल्ड, लव टू गो टू दैट वर्ल्ड, दूसरी दुनिया में जाने के लिए ये खुश होते हैं, जिसे कहा गया जन्नत। और तीसरी सिचुएशन यहां पर यह आ जाती है कि असलियत में
ऑलवेज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ, ऑलवेज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर रिलीजियस कॉज, धार्मिक कारण के लिए ये हमेशा अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए सोचेगा। और अनपढ़ समाज, बेवकूफों से भरे हुए समाज में धर्म के नाम पे अपनी जान गंवा देने वाले लोग सबसे ज्यादा होते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि धर्म जो है उसके सिद्धांतों को तो ये लोग जानते नहीं है, वो धर्म के केवल और केवल व्यवहार को जानते हैं। अब उस व्यवहार के चक्कर में मरना शुरू कर देते हैं। यहां केवल पाकिस्तान मत देखो, यहां जो मैं बता रहा हूं इसमें धर्म संसद जोड़ के देख लेना, इसमें धर्म संसद जोड़कर देख लेना, आपको चीज समझ में आ जाएगी। हिंदुस्तान में भी अब यह शुरू हो चुका है। अब ऐसे में यह आदमी क्या करेगा, यह आदमी सीधा, इसे कुछ समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, ये आगे कुछ सोच भी नहीं पाएगा, ये दुनिया के अंदर साइंस टेक्नोलॉजी से लेकर कहीं कुछ नहीं कर पाएगा। ये आदमी सीधा सा जाएगा, जब भी इसे परेशानी होगी सीधा सा जाएगा और चलता फिरता एक बॉम्ब बन चुका होगा, जाएगा और अपने आप को ब्लास्ट कर लेगा, जाएगा किसी की कनपट्टी में बंदूक रखेगा, दूसरे को मार देगा। इसके अलावा ये इन लोगों को कुछ नहीं आता। चलते फिरते बॉम्ब है, मानव बम जिसे कहते हैं ना, वो चलते फिरते यही लोग हैं। और यही जो लोग हैं ये इस तरीके से अपने आप को बर्बाद, देश को बर्बाद करते हैं कि कुछ कहने की हद नहीं। अब ऐसे लोगों को इमरान खान जैसा प्रधानमंत्री मिल जाता है। अब क्योंकि माइंडसेट तो रिलीजियस है, अब उसे क्या करना है, इस रिलीजियस माइंडसेट में अब दुनिया आगे बढ़ रही है और ये लोग भूखे मर रहे हैं, इन्फ्लेशन से लेकर हर चीज है। रिलीजियस माइंडसेट को भाई प्रॉब्लम तो होती ही होती हैं। दुनिया की कोई भी शक्ति क्यों ना हुई, चाहे भगवान हुआ, अल्लाह हुआ या फिर क्राइस्ट हुआ, कमाना आपको खुद पड़ेगा। ऊपर से उतर के वो आपके मुंह में रोज रोटी डालने नहीं आएंगे। एक ना एक दिन आप गरीब होगे, बर्बाद होगे, कोई शक की बात नहीं है। अब प्रॉब्लम की वजह से तो यहां तक तो पॉवर्टी और हंगर आ चुका है, भूखमरी है, गरीबी है। अब रिलीजियस माइंडसेट के लिए इस गरीबी और भूखमरी से पीछा छुड़ाने के लिए नाम दे दिया गया रियासत ए मदीना। अब उस रियासत ए मदीना दुनिया का सबसे अच्छा राज्य था, मैं मानता हूं था। अब उसका सपना दिखा दिया कि वो इतना बढ़िया था, खुश था। लेकिन इस अनपढ़ आदमी को, या जो पाकिस्तान की अनपढ़ जनता है, उसको ये नहीं पता कि उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या थे, उसके सिद्धांत क्या थे। उनके लिए ये ड्रीम तो है, लेकिन ड्रीम विदाउट प्रिंसिपल रिमेन्स अ ड्रीम। आपको प्रिंसिपल्स नहीं पता ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के, तो सपना दिखा दिया तो प्रॉब्लम से ध्यान भटका दिया। आदमी फ्रस्ट्रेटेड है, उसको लगता है कि सारी दुनिया मेरे धर्म की दुश्मन है, क्योंकि इकोनॉमी तो उसको दी नहीं, केवल धर्म दिया। तो वो कभी अमेरिका में जाके ब्लास्ट कर रहा होता है, कभी फ्रांस में गर्दन काट रहा होता है, कभी अब ब्रिटेन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है, कभी कहीं। और उसको जिहाद का जो है पान मसाला खिला दिया जाता है और उसी के नशे में, जिहाद की अफीम के नशे में वो घूमता रहता है और दुनिया के अंदर बर्बाद किए रखता है। इस्लाम में एक भी सिद्धांत ऐसा नहीं दिया गया होगा जो ऐसा करे, लेकिन ये लोग क्योंकि इस्लाम को मानने के नाम पर या इस्लाम के नाम पर ये करते हैं, तो इस्लाम के बारे में दुनिया के अंदर एक गलत जो है विचार पैदा होना शुरू हो जाता है, जो कि गलत है। धर्म को बदनाम ये लोग कर रहे हैं, अपने ही धर्म को बदनाम कर रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण पाकिस्तानी है। भारत के लिए सलाह यह है कि जो धर्म संसद और ओवैसी जैसे बंदे हैं, इनसे दूर रहें, क्योंकि अभी भारत में जो काम पाकिस्तान ने 1947 से करना शुरू कर दिया था, भारत में ये 2014 के बाद जो होना शुरू हुआ है, और खासकर धर्म संसद के नाम पर जो ड्रामा शुरू हुआ है, ये आगे आने वाले भविष्य में बड़ा खतरनाक होगा। क्योंकि इंसान जो है वो धर्म के चश्मे से हर चीज को देखेगा, तो साइंस टेक्नोलॉजी से दूसरी चीजों में बर्बाद हो जाएगा।
तो आने वाला समय से बचने के लिए, उससे अवेयर रहने के लिए हमारे को भी पाकिस्तान में जो हो रहा है उससे लेसन लेना चाहिए। मेरा क्लास का ये जो वीडियोस हैं, इनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं पाकिस्तान को गाली बकूं। मेरी तरफ से कल का जलता आज जल जाए, मर जाए, मेरे को अपने देश से चिंता है। लेकिन पड़ोसी के घर में अगर आग लग रही है तो मेरे को अपना घर भी इसलिए बचाना है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जैसी गलती हम भी कर रहे हैं। और अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके जैसी गलती मैं अपनी तरफ अपने घर में भी हो रही है, तो क्योंकि मैं इस घर के अंदर रह रहा हूं, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि उस आग लगाने वाले मटेरियल को उठा के बाहर फेंकूं, उसे रोकूं। और धर्म संसद और ओवैसी, ये दोनों के दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक पर कट्टर हिंदू लिखा और दूसरे चेहरे पर कट्टर मुसलमान लिखा है, और दोनों अपने अपने चेहरे को देख रहे हैं और लड़ रहे हैं, जो आगे आने वाले भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है, भारत के लिए बहुत खतरनाक है। अभी हम जिस प्राउड को फील कर रहे हैं, वो हमारे एजुकेशन की वजह से है, वो हमारे मेहनत की वजह से है, धर्म के ना चश्मे से दुनिया को देखने की वजह से नहीं है। आगे जैसे होगा उस पर वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।